हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएससी कंप्यूटर का चैप्टर 3, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। वन शॉट है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं हम सब अपने इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम लोग ने अपनी पिछले वीडियो में यानी चैप्टर 2 के वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उसको देखिए, फिर आप इसको आके कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग model that organizes software designed around data or objects rather than function and logic. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली डेटा और ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंडेंट रहती है। ये सब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़िए, ज़्यादा ठीक रहेगा आप पिछले वीडियो से। इसमें बस आपको हल्का फुल्का हम आपको बता देते हैं। ये जान लीजिए कि पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्मॉल टॉक थी, और उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर आगे भी सी प्लस प्लस और जावा जैसी लैंग्वेज बनी, जो कि अब आप सीख रहे हैं, जावा। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। एक और होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बाकी डिटेल में आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखते हैं क्लास क्या होता है। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैज़ कॉमन प्रॉपर्टीज़। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर जो आपको बनी दिख रही है, कार्स का एक ग्रुप हो गया, कार्स की एक क्लास हो गई। ये हर कार में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चार पहिए होते हैं सब में, कुछ मतलब कुछ खुली होती है, कुछ बंद होती है, कुछ सारी की सारी किसी ना किसी इंजन पे चलती हैं। ठीक है। The term class refers to the actual written piece of instructions which is used to define the behavior of any given identity. मतलब कि सारी की सारी कार्स एक ट्रांसपोर्टेशन के काम आती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स अ स्टैटिक पीस ऑफ कोड दैट कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बातें हो गई उसी में। ठीक है। क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। Object is an identifiable entity with some characteristics and behavior. ठीक है। An object is a type of representative of a class. Objects एक क्लास के अंदर क्लास की जो प्रॉपर्टी तो कुछ डिफाइन करता है, और हर ऑब्जेक्ट का भी अपना अपना बिहेवियर होता है। मतलब अगर आप कार्स का एक ग्रुप ले रहे हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके की कार आती हैं, एसयूवी आती है, सेडान आती है, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट मतलब ओवरऑल एक कार के उसमें आता है, लेकिन अपनी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और अपना भी कुछ बिहेवियर वो रिप्रेजेंट करता है हर एक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपकी एक पूरी क्लास है, उसके अंदर हर एक बच्चे की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन सबके सब स्टूडेंट्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ गए। ठीक है। वंस डिफाइंड इट कैप्चर्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास। ठीक है। दे आर जस्ट एक्सट्रीमली फंक्शनल वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन. In object oriented programming, an object is a combination of code and data being treated as a single unit as an identity. ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी कोड या फिर जो भी डेटा होता है आपका, उसको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिलकर अगर एक जैसे आइडेंटिटी दिखा रहे हैं, तो उसको एक सिंगल डेटा की तरह ट्रीट किया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास एज अ यूज़र डिफाइंड टाइप। क्लास की मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। ये एट्रीब्यूट्स या फील्ड कह लीजिए, या मेंबर वेरिएबल्स कह लीजिए। ठीक है। दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। देयर इज़ अ टाइप एसोसिएटेड विद ईच फील्ड। मतलब हर हर आपका मेंबर वेरिएबल किसी न किसी टाइप का होगा, या फिर इंटीजर कह लीजिए होगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर होगा, या स्ट्रिंग होगा, या किसी न किसी टाइप का होगा। ठीक है। जिसमें आप उसी टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर सकते होंगे। अगर आप इंट इंट ले रहे हैं किसी इंटीजर को, फॉर एग्जांपल आपने इंट एक्स लिया, तो आप उस एक्स में अब सिर्फ इंटीजर से स्टोर कर सकते हैं। अब आप एक्स में ए बी सी डी नहीं स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। द टाइप constrains द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट द फील्ड कैन स्टोर. A type is a set of values with operations defined on those values. So if an attribute is of a certain type, then it can change values from set of values
ऑफ दैट टाइप एंड डू दोज ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ दैट टाइप। अब अगर आपने एक्स को इंट ले लिया है, इंटीजर ले लिया है, तो अब आप एक्स पे वैसे ही फंक्शन वो कर सकते हैं जो आप किसी इंटीजर वैल्यू पे वो करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको डिवाइड करना है तो आप इंटीजर को डिवाइड करेंगे, या फिर बहुत होगा डेसिमल वैल्यू को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको डिवाइड करना है डिवाइड बाई 10, तो आप उस जगह एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ए बी सी डी को तो डिवाइड बाई 10 करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। नन और मैनी कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड इन अ क्लास। कंस्ट्रक्टर अगर आप नहीं भी डिफाइन करते हैं किसी प्रोग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर भी एक टाइप का मेथड ही है, और मेथड क्या होता है भी आप आगे जानेंगे। कंस्ट्रक्टर भी एक टाइप का मेथड या एक टाइप का फंक्शन कह लीजिए, वैसा ही है, जिसका बस आप इतना याद रखिए कि कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम। मगर मतलब आपने कोई क्लास बनाई एक्स वाई जी नाम की, तो जो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी एक्स वाई जेड नाम का ही बनेगा, सॉरी एक्स वाई जेड। ठीक है, बस। और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, वैल्यूज़ का इनपुट लेना, या फिर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, वैल्यूज इनपुट लेता है। कंस्ट्रक्टर के ऐसे कई सारे काम होते हैं जो आप धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे अभी हमारे मेथड्स के बारे में जानेंगे, जब आप फंक्शंस के बारे में जानेंगे तो आप धीरे धीरे कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ सीखेंगे। आज आज वीडियो के बाद में थोड़ा सा टिपिकल प्रोग्राम भी होगा आपके लिए, तो फोकस्ड रहिएगा। ठीक है, अब देखते हैं बिहेवियर ऑफ और पब्लिक इंटरफेस और फंक्शंस। ठीक है, देर आर सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस और मेथड्स दैट कैन बी इन्वोक्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब फंक्शन आप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी नंबर का स्क्वायर निकालने का फंक्शन है, तो आपने लिखा पब्लिक इंट स्क्वायर एक्स। अब आपने रिटर्न कर दिया। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि रिटर्न क्या है, ये पब्लिक स्क्वायर क्या है, ये भी आपको भी बताते हैं हम क्या है प्रॉपरली। ठीक है, आपने रिटर्न कर दिया एक्स इंटू एक्स। ठीक है, एक्स इंटू एक्स। अब ये स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बन गया जो कि एक्स इंटू एक्स रिटर्न करेगा। एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आप इसको एक्स की जगह किसी भी फंक्शन पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने एक्स की जगह 5 ले लिया। ठीक है, आपने 5 का स्क्वायर निकाल दिया। इस फंक्शंस वो होते हैं जो आप अपने एक प्रोग्राम में किसी एक बार बनाते हैं, और उसको जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको कॉल करते हैं। ठीक है, आपको बार बार, अगर आपको जैसे स्क्वायर निकालने के लिए बार बार ये करना पड़े एक्स इंटू एक्स, तो बहुत अजीब होगा। इससे अच्छा आप एक फंक्शन बना लीजिए स्क्वायर नाम का, या फिर किसी भी नाम का, और उसमें उसको बता दीजिए कि वो फंक्शन स्क्वायर निकालेगा। ठीक है, मतलब एक्स इंटू एक्स करेगा। तो आपको अगर 5 का स्क्वायर निकालना है तो आपने बस स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया और उसमें 5 की वैल्यू दे दी। तो आपको अब पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा, तो आप उसी फंक्शन को कॉल करेंगे और वो नंबर आपको स्क्वायर निकाल के दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेथड्स क्या होते हैं अब। ठीक है, ये है एक मेथड, जैसे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सम, और ये हैं इसके अंदर के पैरामीटर्स इंट ए और इंट बी। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है मेथड विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न वैल्यू। रिटर्न टाइप वो डेटा टाइप होता है जो कि एक मेथड रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए आपको पहले बताते हैं कि इसका इस पब्लिक है क्या, इसमें पब्लिक क्या है, ये वॉइड क्या है। ठीक है, देखिए पब्लिक होता है एक्सेस स्पेसिफायर। 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो हर एक्सेस स्पेसिफायर का अलग अलग काम होता है। एक्सेस स्पेसिफायर भी हमने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था।
हर एक स्पेसिफायर का एक अलग अलग काम होता है। पब्लिक मतलब आप पूरी क्लास, अब पूरे प्रोग्राम में अब इस फंक्शन को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट मतलब आप इस फंक्शन को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मतलब आप सिर्फ एक इस क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हर एक एक्सेस स्पेसिफायर का अलग अलग काम होता है। वॉइड मतलब होता है टाइप ऑफ डेटा जो कि वो फंक्शन रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा मतलब उस फंक्शन, रिटर्न मतलब होता है उस फंक्शन की वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आप x इक्वल टू 5 लिखते हैं, तो इसमें x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है। तो जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल में ये से प्रोग्राम है, ये एक टर्नरी ऑपरेटर, इसको पहले समझ लीजिए क्या होता है। इसमें लिखा है x इज़ ग्रेटर देन y। तो अगर ये ट्रू होगा तो x रिटर्न करेगा फंक्शन, अगर ये फॉल्स होगा तो y रिटर्न करेगा फंक्शन। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो फॉर एग्जांपल हमने x में वैल्यू डाली 6 और y में वैल्यू डाली 5। ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन y, ये ट्रू हो गया। x इज़ ग्रेटर देन y ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेगा हमारा फंक्शन, x रिटर्न करेगा। ठीक है। अब x रिटर्न करने का मतलब है कि ये जो फाइंड मैक्स है, इसकी वैल्यू हो गई x में जो भी स्टोर है। समझे? तो जब भी आप फाइंड मैक्स को कॉल करेंगे इन इन वैल्यूज़ को देके 6 और 5, तो फाइंड मैक्स को जब आप प्रिंट करेंगे तो वैल्यू प्रिंट होगी x। ठीक है। रिटर्न करना मतलब जो है, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको फाइंड मैक्स में स्टोर करा देना, इसका मतलब होता है रिटर्न करना। और अगर आप रिटर्न की जगह प्रिंट करेंगे तो यही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। ये पहले देखते हैं वाला प्रोग्राम कर क्या रहा है हमारा। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सम ए एंड बी, ये दो नंबर्स का सम निकाल रहा है और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है उसको। चलिए पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। तो ये इसने दो नंबर्स का सम निकाला, ए और बी। फॉर एग्जांपल A5 है, B6 है, तो सम में स्टोर हो गया 11। ठीक है। तो अब ये प्रिंट करेगा द सम ऑफ 5 and 6 इज 11। ठीक। ये वाला फंक्शन प्रिंट करेगा। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो तब ये फंक्शन प्रिंट करेगा। और जब आप इस फंक्शन को बिना प्रिंट स्टेटमेंट के कॉल करेंगे तो ये कुछ नहीं करेगा। अगर आप जब तक आप प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं लिखेंगे, SOPLN, फिर इस फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे ऐसे, और जो भी वैल्यूज आप देंगे, ठीक है, तब तक ये फंक्शन प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे तो ये फंक्शन वैल्यू आपकी निकाल के स्टोर कर लेगा अपने अंदर, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप इस फंक्शन को बिना प्रिंट स्टेटमेंट के भी कॉल करेंगे तब भी ये वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, क्योंकि आपने इस फंक्शन के अंदर ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा रखा है पहले से। अब चलिए आते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स पे। मेथड्स दो टाइप के होते हैं, एक प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड मेथड्स होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं जावा के अंदर, जो कि जावा के स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में होते हैं। जावा के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो चीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं, जो फंक्शंस हमें प्रोवाइड करती है, वो होती है बिल्ड इन फंक्शंस। ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैथ डॉट SQRT फंक्शन होता है। मैथ डॉट SQRT 9 करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट निकल आएगा। ठीक है। ये होते हैं बिल्ड इन फंक्शंस जावा के। इस तरह के बहुत सारे हैं। मैथ डॉट पाओ है, आप मैथ डॉट पाओ में 2,3 डालेंगे तो 2 की पावर 3 रिजल्ट ये देगा हमें, हम लोगों को। मैथ डॉट SQRT, इस तरह के कई सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड्स के टाइप्स की। ठीक है। इन जावा यूज़र डिफाइंड मेथड्स कैन बी कैटेगराइज इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनैलिटीज़। ठीक। हियर आर मेन टाइप्स। देखिए 5 टाइप के यूज़र डिफाइंड मेथड्स होते हैं। पहला है मेथड विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू।
ऐसा मेथड जिसमें आप कोई पैरामीटर नहीं इंसर्ट करते हैं, मतलब आपने फंक्शन लिखा हो उसके अंदर एक्स कॉमा वाई जैसे इंसर्ट कुछ भी इंसर्ट नहीं करते हैं उसके अंदर, और कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं देता है। ठीक है। दूसरा है मेथड्स विद पैरामीटर्स बट नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है। मेथड्स विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। और चौथा है स्टैटिक मेथड्स। पांचवा है इंस्टेंस मेथड्स। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, देखिए ये रहा इसका एग्जांपल। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मैसेज, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है और ना ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ना ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ना इसका कोई पैरामीटर है। बस ये सीधा एक फंक्शन बना दिया है जो कि ये चीज़ प्रिंट कर रहा है, हेलो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम ए मेथड। ठीक। अब देखिए हम लोग इसको कॉल कैसे कर रहे हैं। इसमें हम लोग को पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्लास होता है। क्लास नेम ही ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप होता है। ठीक है, देखिए क्लास नेम डाला आपने, ऑब्जेक्ट का नाम डाला है, आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, ओ बी डाल दीजिए, ए डाल दीजिए, बी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। न्यू ये सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ठीक है। अगर ये देखिए ये स्टैटिक है और ये इसमें कोई स्टैटिक नहीं है। अगर इस फंक्शन में स्टैटिक होता तो हम लोग को ये ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, हम लोग डायरेक्ट ही क्लास नेम से इसको कॉल कर सकते थे। तो अगर ये फंक्शन भी स्टैटिक होता तो हम लोग बस इतना लिखते, नो पैरम नंबर रिटर्न, मतलब क्लास नेम लिखते, आगे डॉट लगा के बस जो भी आपको मेथड कॉल करना है वो कॉल कर देते। फॉर एग्जांपल मैसेज डिस्प्ले मैसेज कॉल करना है, डिस्प्ले मैसेज कॉल हो गया बस। ठीक है, बस हम लोग को क्लास नेम से ही कॉल करना था उनको। अगर यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा होता तो दोनों स्टैटिक फंक्शन अगर दोनों ही फंक्शन स्टैटिक होते हैं तो हम लोग को सिर्फ क्लास नेम की ज़रूरत पड़ती कॉल करने के लिए। अगर ये फंक्शन नॉन स्टैटिक है और ये फंक्शन स्टैटिक है तो मेन फंक्शन स्टैटिक ही होता है वैसे, और ये फंक्शन अगर नॉन स्टैटिक अगर ये फंक्शन स्टैटिक है तो हम लोग को इसमें सिर्फ क्लास नेम के आगे डॉट लगाकर आप ये लिख देंगे तो आपका ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ये फंक्शन नॉन स्टैटिक है, जो कि जैसा कि इस एग्जांपल में दिया गया है, तो आपको पहले क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आपको उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट होगा, ये जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स विद पैरामीटर्स बट नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है। और हाँ, ये जो वॉइड फंक्शन है ये रिटर्न वैल्यू को सिग्निफाई करता है। मतलब अगर आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करनी होगी तो आपको यहाँ बताना होगा कि आपको किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है। जैसे मान लीजिए आपको इंट रिटर्न करना है तो आपको यहाँ लिखना है जैसे पब्लिक इंट डिस्प्ले, या फिर डिस्प्ले जो भी नाम है फंक्शन का, आगे पैरामीटर वगैरह जो भी। ठीक। ओह, कहाँ चला गया? हम्म आगे पैरामीटर वगैरह जो भी। ठीक है। वॉइड का मतलब ही यही है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। वॉइड मतलब नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। ये प्रोग्राम करके रहा है, सम कर रहा है दो नंबर्स का। ठीक है। ये वही प्रोग्राम है जो हम लोग ने ऊपर देखा था। ये इसमें पैरामीटर्स हैं, देखो जैसे ए एंड बी उसके फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न की बजाय ये वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, इसने वैल्यू प्रिंट कर दी क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं लिया था हम लोगों ने। और अगर इसकी जगह हम लोग ऐसा लिखते, पब्लिक इंट, यहाँ जो भी लिखा है डिस्प्ले सम, ठीक है, और इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, अब हम लोग स्टोर कराते इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो और अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न भी कर सकते थे इसको, रिटर्न सम। तो ये करता क्या, ये इंट है।
क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है और इसमें वो पैरामीटर्स वगैरह भी हैं। मेनली इस पे देखिए, अगर इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है, मतलब इंट है, तो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर सकता है इंट टाइप की। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, ये सम है, ये इंट टाइप का है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ जो आप वॉइड या इंट या डबल या जो भी लिखते हैं, ये उस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कि आप किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इस या फिर आपका फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेथड्स विद पैरामीटर्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, ऐसे मेथड जिसमें पैरामीटर्स भी होते हैं और रिटर्न वैल्यू भी होती है। ठीक, सबसे पहले तो ये देखिए, रिटर्न, जहाँ रिटर्न वैल्यू आया, जहाँ रिटर्न कीवर्ड आया, वहाँ पे वॉइड हट गया। वॉइड की जगह कुछ भी, मतलब इंट आ गया इसमें। ठीक है, तो मतलब ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। किस टाइप की रिटर्न करेगा? इंट टाइप की। जब आप यहाँ फंक्शन के उसमें, जहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ आप किसी भी डेटा टाइप का नाम देखिए, इसका मतलब यही है कि वो उस डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, सॉरी। तो इस फंक्शन में हम लोग पैरामीटर्स ले रहे हैं, ये ए और इंट, इंट ए इंट बी, इन टाइप के दो पैरामीटर्स ले रहे हैं, ए और बी, और रिटर्न हम लोग कर रहे हैं इसका प्रोडक्ट, ए इंटू बी। ठीक है, रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब आप देखिए इस फंक्शन को हम लोग ने कॉल कैसे किया है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, जो आपने मेन फंक्शन डिफाइन किया, फिर आपने इस लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक। ठीक, अब आपने एक वेरिएबल लिया इंट रिजल्ट। ठीक, अगर आप ये ना भी लेते, डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा करके कॉल कर देते, तब भी कोई प्रॉब्लम ना होती। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे रिजल्ट की जगह डायरेक्टली उठ के चली जाती, तब भी कोई प्रॉब्लम ना होती। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, समझाने के लिए ज़्यादा ठीक रहता है, बेटर रहता है। ठीक है, तो आपने एक रिटर्न, सॉरी, रिजल्ट लिया, इन रिजल्ट, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने उस फंक्शन को कॉल किया और आपने उसमें वैल्यूज़ पास की अपनी, आपने अपना इनपुट पास किया। ठीक है, तो ये जो 5 आपने पास किया है, इसकी एक कॉपी बनेगी ए में जाके, ए में 5 की कॉपी बनेगी। और ये जो 4 आपने पास किया है कॉमा लगा के, मतलब जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है आपने यहाँ पे, उसी सेम ऑर्डर में आपको यहाँ लिखना है, उस इनपुट, उस वैल्यू में इनपुट डालने के लिए। ठीक है, तो जैसे 5 है, 5 की कॉपी बनी कहाँ? ए में। और ये 4 है, 4 की कॉपी बनेगी जाके बी में, 4 की। ठीक है, तो अब इन इन दोनों का प्रोडक्ट होगा यहाँ पे 20। ठीक है, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट अब किस में स्टोर है? रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन में स्टोर हो गया है इनका प्रोडक्ट। ठीक है, और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू को। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू को जो हम लोग रिजल्ट में स्टोर कराए, इसका मतलब इस समय रिजल्ट में क्या स्टोर है? 20। ठीक है, तो अब जब हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट क्या होगा? 20। ठीक, मतलब ये पूरा प्रिंट होगा, द प्रोडक्ट इज +20, द प्रोडक्ट इज 20, सॉरी। प्रिंट कुछ ऐसा होगा, देखिए, द प्रोडक्ट इज, फिर स्पेस और ये 20, ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब स्टैटिक मेथड्स की। स्टैटिक मेथड्स सीधे इसलिए होते हैं कि आप जब फंक्शन को कॉल करेंगे, तो आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तब उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप। ठीक है, और डिस्प्ले स्टैटिक मैसेज, ये आपका फंक्शन का नाम हो गया, ये फंक्शन बस प्रिंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द स्टैटिक मेथड। अब आप देखिए स्टैटिक फंक्शन का काम क्या है। स्टैटिक फंक्शन का काम यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स और डिस्प्ले स्टैटिक मैसेज। क्या किया इसमें हम लोग? इसमें तो ऐसे तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ने कहीं ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये ऊपर वाला मेथड भी स्टैटिक है और ये भी स्टैटिक है। जब स्टैटिक को स्टैटिक में कॉल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्टैटिक को स्टैटिक में हम लोग, स्टैटिक मेथड को एक स्टैटिक मेथड में बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कॉल विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑल्सो।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद देखते हैं क्या है अगला। अगला आया इंस्टेंस मेथड्स। ये इंस्टेंस मेथड्स क्या होते हैं, अब देखते हैं। इंस्टेंस मेथड्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू बी कॉल्ड। ठीक है। इंस्टेंस मेथड मतलब वही जिसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कॉल करने के लिए। दे कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड्स। ठीक है। अब इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड्स क्या होते हैं, अब आप जब नीचे आएंगे तो आपको पता लगेगा। इंस्टेंस वेरिएबल्स और इंस्टेंस मेथड्स का थोड़ा सा प्रोग्राम टिपिकल है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। और इसी में हम लोग बात करेंगे क्लास वेरिएबल्स की और क्लास मेथड्स की भी। ठीक। चलिए अभी देखते हैं क्या है। इंस्टेंस मेथड्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू बी कॉल्ड। सीधी सी बात है, ये एक इंस्टेंस मेथड है। ये अभी आपने देखा जब यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ था, तो हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक। लेकिन अब जब यहाँ स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन हो गया इंस्टेंस फंक्शन, इंस्टेंस मेथड, जो भी कहिए फंक्शन या मेथड, सेम ही चीज़ है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड के बारे में। क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड क्या होता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, स्टैटिक कीवर्ड जिस भी वेरिएबल या मेथड में लगा हो उसको आप क्लास वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। और क्लास वेरिएबल डायरेक्टली क्लास से कंट्रोल में होता है, फिर डायरेक्टली क्लास के टाइप का होता है। ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे आके पढ़ते हैं पहले क्या होता है। ये देखिए। ठीक है। काउंट जो कि ऊपर था, काउंट इज़ अ क्लास वेरिएबल बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है। दिस वेरिएबल इज शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एंड बिलोंग्स टू द क्लास इटसेल्फ। जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं, फिर क्लास वेरिएबल या क्लास मेथड्स होते हैं, वो डायरेक्टली क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें ये जो ऐड मेथड भी है, अभी आएगा आपका शो काउंट मेथड भी आएगा। ठीक है। ये इनको आपने एक स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर किया है, तो ये डायरेक्टली क्लास को ही बिलोंग करेंगे। और अगर आपको इन मेथड्स को कॉल करना है तो आप डायरेक्टली क्लास नेम की हेल्प से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। आपको इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है। चलिए देखते हैं अब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टिपिकल है पर ध्यान देंगे तो हो जाएगा। चलिए हमने एक वेरिएबल लिया काउंट। ठीक। जिसकी वैल्यू अभी ज़ीरो है। ठीक। काउंट प्लस प्लस मतलब होता है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। ठीक है। इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक। ये सब आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ये प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा सा। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड। ठीक है। आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, स्टैटिक, उस फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर किया, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप दिया आपने इंट। ठीक है। और आपने दो पैरामीटर्स पास किए, उसमें से इंट ए और इंट बी। ठीक। अब आपने देखा कि अगर इस फंक्शन के अंदर आप जैसे ही एंटर किए, आपने काउंट प्लस प्लस कर दिया। ठीक है। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन किया, यानी अब काउंट की वैल्यू ज़ीरो थी अभी तक, अब काउंट की वैल्यू वन हो गई है। ठीक। यानी कि पहले ज़ीरो थी ना, ज़ीरो प्लस वन वन, सू। ठीक। अब रिटर्न किया फंक्शन ने ए प्लस बी। ठीक। अब ए और बी में जो भी वैल्यू डालेंगे उसका सम रिटर्न कर देगा। अब आगे आते हैं हम लोग। ये दूसरा मेथड है इसमें। वॉइड मतलब आप पहचान जाइए कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है। ये एक स्टैटिक मेथड है, यानी कि ये भी एक क्लास मेथड है। ठीक है। इसका नाम है शो काउंट, इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है। आपने इस शो काउंट मेथड के अंदर प्रिंट किया नंबर ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म्ड। ठीक। तो इसका रिजल्ट आया प्लस काउंट। इसका रिजल्ट आपने दिया प्लस काउंट, आपने काउंट कैलकुलेशंस परफॉर्म किया। इसमें कैलकुलेशंस काउंट कर रहे थे कि आपने कितनी कैलकुलेशन परफॉर्म की, बस। ठीक है। चलिए अब देखते हैं बाकी जो मेन खेले यहाँ पे है वो मेन फंक्शन में।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आपने एक रिजल्ट वन नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें आपने क्लास नेम की हेल्प से, ये देखिए क्लास नेम डॉट जो भी आपको उस फंक्शन का नाम जो भी आपको कॉल करना था, उस फंक्शन की वैल्यूज़, मतलब फंक्शन को में आपको जो भी वैल्यू डालनी थी। ये जो 3 है इसकी कॉपी ए में बनी, और ये जो 4 है इसकी कॉपी बी में बनी। ठीक है, और इन दोनों, और रिटर्न क्या हुआ, इन दोनों का सम, यानी कि 7। ठीक, अब आपने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट ऑफ द एडिशन। ये रिजल्ट वन में क्या स्टोर है अभी, रिटर्न रिटर्न क्या करता है, जैसा कि अभी आपने ऊपर बताया था कि, जैसा हमने आपको ऊपर बताया था कि रिटर्न करता क्या है, ये जो ऐड है, ऐड में ऐड फंक्शन में वैल्यू स्टोर कराता है। रिटर्न मतलब होता है उस फंक्शन में वैल्यू स्टोर कराना, जो भी जिस भी टाइप का फंक्शन है। और आपने जब इस फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन की वैल्यू को रिजल्ट वन में स्टोर कराया, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू थी वो रिजल्ट वन में स्टोर हुई आके। आपने रिजल्ट वन यहाँ प्रिंट करा दिया। ठीक, तो यहाँ प्रिंट होगा 7। चलिए देखते हैं, ये देखिए रिजल्ट ऑफ एडिशन 7। और अभी काउंट की वैल्यू क्या हुई है, काउंट की वैल्यू 1 हो गई है क्योंकि आपने इस फंक्शन को एक बार कॉल किया है। ठीक, फिर आप नीचे आए, आपने रिजल्ट 2 बनाया, इसमें फिर से कुछ अलग पैरामीटर्स डाल के फिर से कॉल किया। ठीक, अभी काउंट की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब फिर से काउंट प्लस प्लस हुआ, काउंट की वैल्यू 1 थी और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो 1 + 1। ठीक, अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, तो अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई, और जो आपने यहाँ पे वैल्यू डाली थी, यानी कि ऐड में 10 और 5, इसने क्या रिटर्न किया, 10 + 5 यानी कि 15 रिटर्न किया। ठीक, आपने यहाँ पे रिजल्ट 2 प्रिंट कर दिया, तो रिजल्ट 2 क्या प्रिंट करेगा, 15 प्रिंट करेगा। ठीक, अब आपने डायरेक्टली सिंपल कैलकुलेटर डॉट शो काउंट कॉल कर दिया। ठीक, अगर आप सिंपल कैलकुलेटर ना भी लिखते और डायरेक्टली सिर्फ ये लिखते शो काउंट, तब भी सही होता, तब भी वही मेथड कॉल होता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने अभी जब ऊपर हम लोग मेथड्स के टाइप देख रहे थे, तो उसमें आपने देखा था कि जो हम लोग ने बिना क्लास नेम का यूज़ किए डॉट लगा के, सॉरी बिना क्लास नेम का यूज़ किए ही मेथड को कॉल किया था, तब भी मेथड कॉल हो रहा था। और अब जब हम लोग क्लास नेम और डॉट लगा के मेथड को कॉल करेंगे तब भी मेथड कॉल होगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो शो काउंट मेथड कॉल हुआ, शो काउंट मेथड में क्या लिखा है, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म। ठीक, नंबर ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म इज इक्वल टू प्लस काउंट। ये जो प्लस काउंट है, अब प्लस काउंट प्रिंट होगा, अब काउंट की वैल्यू कितनी है, काउंट की वैल्यू है 2, तो 2 प्रिंट होगा। ठीक, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आया है, ये है इसका आउटपुट। ठीक है, रिजल्ट ऑफ एडिशन 7 जैसा हम लोग ने निकाला था। रिजल्ट ऑफ एडिशन सेकंड जो हम लोग ने वो किया था, सेकंड वैल्यू जो पास की थी 10 और 15, 10 और 5 सॉरी, तो उसका रिजल्ट आया 15, और नंबर ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म 2। ठीक, तो चलिए आते हैं नीचे अब कि क्लास वेरिएबल क्लास मेथड क्या होता है। ये तो वैसे हम लोग डिस्कस कर लिया, सॉरी। मेन मेथड में क्या हुआ अभी देखते हैं। ये द प्रोग्राम फर्स्ट कॉल्स द ऐड मेथड ट्वाइस। ऐड मेथड को 2 बार बुलाया गया, 2 बार कॉल किया गया, जो 2 अलग अलग पैरामीटर्स की वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, जिसने ऐड किया रिजल्ट दिया, जैसा कि अभी हम लोग ने ऊपर देखा था। उसके बाद हम लोग ने उसी टाइम काउंट भी कर लिया था कितनी बार हम लोग वो कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू हिसाब से हम लोग अपडेट कर रहे थे। ठीक है, काउंट प्लस प्लस से, काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1। ठीक है, और बाद में हम लोग ने शो काउंट मेथड का यूज़ करके उसको प्रिंट करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोग्राम एक्सप्लेनिंग इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड, इंस्टेंस मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ है स्ट्रिंग नेम इंट एज, क्लास क्लास के जस्ट नीचे, तो ये हो गए हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स। इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्लास वेरिएबल या क्लास वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंशिएट सिर्फ एक स्टैटिक कीवर्ड करता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में। पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग नेम इंट एज। ठीक है, ये देखिए इस फंक्शन का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, जो कि ये फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर है, जो कि ये जो हम लोग ने इंस्टेंस वेरिएबल ले रखे हैं,
इसमें वैल्यू असाइन करने में हेल्प कर रहा है हम लोग की, ठीक है। और यहाँ पे दिस फंक्शन भी लगा रखा है। दिस फंक्शन का बहुत ज़्यादा काम नहीं मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है आपको अभी इतनी जल्दी सीखने के, वो बाद में पता लगेगा आपको धीरे धीरे, लेकिन फॉर नॉलेज सीख लीजिए। दिस एज, दिस एज, ये जो दिस एज फंक्शन, दिस एज वो है वेरिएबल। दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एज वेरिएबल है वो इस एज को रिफ़र कर रहा है, और ये जो एज वेरिएबल है वो इस एज को रिफ़र कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल का नाम सेम सेम है ले रखा है। स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम यहाँ भी ले रखा है, इंट एज और इंट एज यहाँ भी ले रखा है, ठीक है। तो दिस कीवर्ड डिफरेंशिएट कर रहा है इनको, कि ये जो दिस नेम है ये ऊपर वाला नेम है, और ये वाला जो नेम है सिर्फ नेम है, विदाउट दिस कीवर्ड वो ये वाला नेम है, ठीक है। हम लोगों ने किया क्या, बस यही इन वेरिएबल्स में दिस कीवर्ड की हेल्प से वैल्यू स्टोर कराई इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, ठीक है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंस, इंस्टेंस मेथड टू डिस्प्ले पर्सन डिटेल्स, ठीक है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक मेथड बनाया वॉइड, यानी कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और पर्सन की डिटेल्स डिस्प्ले कर दी, यानी कि नेम और एज प्रिंट कर दी उसकी, ठीक है। अब चेक किया पब्लिक बूलियन इज अडल्ट। बूलियन मतलब इस फंक्शन का रिटर्न टाइप बूलियन है, ठीक है। वॉइड नहीं लगा है और किसी डेटा टाइप का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उस फंक्शन का रिटर्न टाइप वो डेटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पे बूलियन लिखा हुआ है तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन है, ठीक है। बूलियन मतलब सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़, बस, ठीक है। अभी क्या चेक कर रहा है, रिटर्न एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल वन डबल इक्वल टू टू लिखा होगा तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसकी वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा ये, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स बताते हैं, कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को कि हाँ जो एक कंडीशन है ये सही है कि नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो रिटर्न एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो अगर एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एज 17 साल है और ग्रेटर देन 18 चेक कर रहे हो तो फॉल्स रिटर्न करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आए मेन मेथड में, हम लोग ने एक क्लास का नेम लिखा, हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का नाम डाला, पर्सन वन डाल दिया न्यू, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम डाला, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में हम लोग ने अपना इनपुट भेजा, ये जॉन 25, और एक और वो बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें दूसरा इनपुट भेजा एलिस 16, ठीक है। अब क्या किया हम लोग ने पर्सन इस पहले ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग ने डिस्प्ले डिटेल्स को कॉल किया, ठीक है। अब ये क्या करेगा जो पहले ऑब्जेक्ट की यानी कि जॉन और जॉन ये 25 इनकी डिटेल्स को डिस्प्ले कर देगा, मतलब इनकी नेम और एज को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इज पर्सन वन डॉट नेम प्लस एन एडल्ट, यानी कि पर्सन वन डॉट नेम का मतलब है पर्सन वन का नाम, पर्सन वन का नाम यानी कि यहाँ पे पर्सन वन डॉट नेम, ठीक है। पर्सन वन डॉट नेम, अब जो भी नाम आपने यहाँ पे इनपुट किया होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे जॉन इनपुट किया गया है, पर्सन वन डॉट नेम इक्वल प्लस एन एडल्ट प्लस पर्सन वन डॉट इज एडल्ट फंक्शन को यहाँ पे हम लोग ने कॉल कर लिया। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इज एडल्ट फंक्शन को कॉल किया, तो इस एडल्ट फंक्शन ने चेक किया कि पर्सन की एज 18 से ऊपर है तो सही है, नहीं तो है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको और फिर उसके बाद हम लोग ने लाइन चेंज, प्रिंट एलन मतलब लाइन चेंज की, ठीक है। और उसके बाद फिर से आया पर्सन टू के लिए वही सेम काम किया, इसकी डिटेल्स पहले डिस्प्ले की, और अब इसका चेक किया, इसका नाम देके, नाम आउटपुट में नाम देके पर्सन टू इज अडल्ट फंक्शन को कॉल किया पर्सन टू ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ठीक है। इज अडल्ट फंक्शन ने क्या किया, पर्सन टू के क्रेडेंशियल्स डाले और उस पर चेक किया कि पर्सन टू अडल्ट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न किया, अगर है तो ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही आया कि नहीं। हाँ देखिए, ये पहले जो ये वाला फंक्शन था, ये डिस्प्ले डिटेल्स वाला जो फंक्शन था,
ये हम लोग ने इसको कॉल किया था, देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले डिटेल्स वाले फंक्शन को कॉल किया था, तो पहले डिटेल्स डिस्प्ले होनी चाहिए, तो डिटेल्स डिस्प्ले हो रही हैं पहले, ठीक है। उसके बाद इज़ पर्सन, ये पर्सन वन डॉट नेम, पर्सन वन की हेल्प से हम लोग ने उसको कॉल किया था, ये कि इसका पर्सन वन का जो हम लोग ने नेम में इनपुट डाला था वो जो भी है, ठीक है। तो इसमें आ गया जो भी आपने इनपुट डाला था, जॉन फॉर एग्जांपल, ठीक है। इज़ जॉन एन एडल्ट, और रिटर्न टाइप जो भी आपके फंक्शन ने दिया, जो बूलियन फंक्शन था जो आपको रिटर्न टाइप दे रहा था वो आया आपके एग्जांपल में। और सेम टू सेम आपके आउटपुट सेकंड कंडीशंस के आउटपुट में, या सामने आपका आउटपुट एलिस एज उसकी वो, और एडल्ट है कि नहीं है, सिंपल, ठीक है। बस इस लेक्चर के लिए इतना ही था। हाँ थोड़ा हैवी हो गया ये आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो थैंक यू। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।